Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with Happy। So friends, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने ना 2 दिन के लिए बोला था कि क्लासेस डिले होंगी, बट आई थिंक 4 से 5 दिन हो गए। ससुराल और मायका इनके चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो गया, बट अब से सारी क्लासेस हमारे कंटिन्यू होंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो है ब्लड कंपोजिशन के बारे में। ब्लड कंपोजिशन के जो भी हमने पार्ट बताए थे कि प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, ब्लड कार्पसेल्स, इनके बारे में हमें, प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम लोग रुधिर कणिकाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो टॉपिक चल रहा है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम लोगों ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी। कौन कौन से अंग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। उन अंगों में से जो पहला अंग हमने बताया था ब्लड, उसके बारे में बात कर रहे थे। ब्लड में से हम लोगों ने ब्लड के जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। अब जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया था ब्लड कंपोजिशन के बारे में, मतलब रक्त के घटक के बारे में, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट या अंग पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड में, उनके बारे में बात कर रही थी। उनमें से मैंने बताया था जो 55% पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा का, 45% पार्ट जो होता है वो होता है ब्लड कार्पसेल्स का, मतलब कि रुधिर कणिकाओं का। ठीक है, प्लाज्मा की स्टेट कैसे होती है तो लिक्विड होती है, और अगर रुधिर कणिकाओं की बात करें तो इनकी स्टेट कैसी होती है तो ठोस होती है, यानी सॉलिड होती है। ठीक है, और हमने प्लाज्मा के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बताया था कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55% पार्ट होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है तो 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है, 6 से 8% प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और बात करें तो ये करता क्या क्या है तो ये हार्मोन्स का, पोषक पदार्थों का, जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इनका, और इन सब चीज़ों का क्या करता है, ये संवहन करता है। और मैंने बताया था कि इसमें प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, मतलब जो थक्का नहीं जमने देता वो है कौन, वो है हिपैरिन। और इसमें बताया था स्कंदन पदार्थ भी पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा में। वो कौन कौन से हैं, 2 हैं। पहला था प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये दोनों पदार्थ जो होते हैं ब्लड का थक्का जमने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में प्लाज्मा से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब आज का ये जो वीडियो है वो है रुधिर कणिकाओं के बारे में। इंग्लिश में बोलो तो ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि जो ब्लड कार्पसेल्स हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। इसमें पहली है एरिथ्रोसाइट, यानी जिसे बोलते हैं आरबीसी, और दूसरी है ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, तीसरी है प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, आज हम लोग ये एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एरिथ्रोसाइट के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसी और उसके बाद फिर प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का जो ओरिजिनल नेम है वो है एरिथ्रोसाइट, आरबीसी नहीं है। आरबीसी तो इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, इस वजह से बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखिए इसका रंग कैसा होता है तो लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है तो हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसका कार्य क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, O2 और CO2 दोनों का संवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्तनधारी मतलब जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, उसमें आरबीसी सबसे छोटे आकार की होती है। कैसी, सबसे छोटे आकार की होती है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें आरबीसी जो ये मैमल्स होते हैं यानी स्तनधारी होते हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होती हैं दोनों। कौन कौन से, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण आरबीसी में जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, अनाक्षीय श्वसन।
फ्रेंड्स जब हम रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें रेस्पिरेशन के बारे में बताएंगे। जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी, एक होता है अनॉक्सी। जैसे इंग्लिश में बोले तो ऑक्सी रेस्पिरेशन और दूसरा एनॉक्सी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सी में क्या होता है, O2 की प्रेजेंस में ये होता है, और अनॉक्सी की बात करें तो वो O2 के अब्सेंस में होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि जो O2 की प्रेजेंस में होगा वो होगा कहाँ, तो माइट्रोकांडिया में होगा, ठीक है। और जिसमें देखी जाए जिसमें माइट्रोकांडिया प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इससे यही समझ में आता है ना कि उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, अनॉक्सी होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सी होता है जिसमें O2 प्रेजेंस यानी कि O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है वो माइट्रोकांडिया में होता है, और इसमें क्या है, माइट्रोकांडिया एब्सेंट है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे O2 की एब्सेंस होगी, जो रेस्पिरेशन करेगी ये सेल वो O2 के एब्सेंस में करेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कौन सा हुआ, अनॉक्सी श्वसन हुआ, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे अपवाद में, वो है ऊंट और लामा। इसमें इसके आरबीसी में क्या होता है कि केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियस बोलते हैं केंद्रक को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का निर्माण क्या कहलाता है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, तो हमने बताया था हीमोपोइसिस। पोइसिस का मतलब क्या होता है, निर्माण करना किसी चीज़ का, ठीक है। उसके आगे जो भी वर्ड लगाओ यानी कि उसका निर्माण। अब यहाँ पे लिखा है एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ पे पोइसिस का मतलब निर्माण करना होता है और एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का निर्माण एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। वैसे आरबीसी का निर्माण होता कहाँ है, तो वो होता है लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि कौन सी, इंग्लिश में बोले तो रेड बोन मैरो, ठीक है। कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। ये हमने एक बोन बनाई है, ठीक है, यानी कि हड्डी बनाई है। देखिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हड्डी का, वो एकदम खाली तो होती नहीं, यहाँ पे कुछ लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी सेल होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, बोन सेल बोलते हैं, ठीक है। इस बोन सेल के यहाँ पे देखा जाए कॉर्नर पे इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और ये होता कैसा, स्पंजी यानी कि गद्देदार स्पंजी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और यही कहाँ हेल्प करती हैं, तो आरबीसी के निर्माण में, ठीक है। आगे मैंने पॉइंट लिखा है संख्या के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी की संख्या अगर पुरुष में बात करी जाए तो कितनी होती है, तो 50 से 55 लाख पर mm³, ठीक है। और महिला में बात करी जाए तो 40 से 45 लाख पर mm³। देखिए ये तो हो गया कि लाख पर mm³, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिलियन पर mm³ में पूछा जाता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए जो 1 मिलियन होता है ना वो 10 लाख के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ बताया 50 लाख यानी कि 5 मिलियन हो गया, और 55 लाख यानी कि 5.5 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। वैसे ही अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 40 से 45 लाख पर mm³, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम मिलियन पर mm³ में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 से 4.5 मिलियन पर mm³, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे संख्या की बात करी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसके बारे में देखिए। आरबीसी की संख्या मैंने लिखा है, आरबीसी की संख्या, देखिए यदि आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपने सुना होगा कि अनीमिया हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखिए यदि आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए ना तो वो रोग कहलाता है एरिथ्रोपीनिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपीनिया। यहाँ पे जो पीनिया वर्ड लगा है ना, ये पीनिया ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कमी होना। आगे क्या लगा हुआ है, एरिथ्रो, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में अगर कमी होती है तो वो क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपीनिया कहलाएगा, जिसे आपने, और यही एरिथ्रोपीनिया जो है इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और इसे ही आप लोगों ने दूसरे नाम में सुना होगा जिसे बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। तो इसका एक और नाम है जिसे क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपीनिया बोलेंगे। तो हो सकता है एनीमिया ना, एग्ज़ाम में जो पेपर होगा उसमें हो सकता है एनीमिया ना दिया हो, उसमें दिया हो एरिथ्रोपीनिया।
तो आपको पता होना चाहिए कि एरिथ्रोपिनिया ही एनीमिया है, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होता है, यानी एरिथ्रोपिनिया में क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यदि आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तब क्या होगा। यदि आरबीसी की संख्या अधिक हो जाए तो हो जाता है क्या, पॉलीसिथेमिया रोग हो जाता है। अब ये पॉलीसिथेमिया क्या होता है या किसमें होता है, तो आपने देखा होगा जो पहाड़ी क्षेत्रों के लोग होते हैं ना, वो थोड़ा रेड रेड होते हैं, एकदम तो नहीं होते लेकिन थोड़ा रेड रेड होते हैं। उसका कारण क्या है, उनमें ये पॉलीसिथेमिया हो जाता है। अब ये होता कैसे, देखिए हम लोग हम लोग जानते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, वायुदाब कम होता है इसका मतलब। तो जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्रों में यानी कि जो यहाँ सतह से पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी ही किडनी को प्रेरित करती है, ठीक है। और ये किडनी आगे जाके किसका, एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है। और ये एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन करता क्या है, तो ये आरबीसी का निर्माण करता है, ठीक है। और ये आरबीसी का निर्माण करता है जिससे क्या होता है कि कम से कम कितनी 90 से कितनी 92 लाख पर mm³, ठीक है, इतनी सारी आरबीसी का निर्माण हो जाता है। और आरबीसी की मात्रा अधिक होने के कारण वो रेड कलर के दिखते हैं, रेडिश टाइप के, ठीक है, हल्का, पूरा लाल नहीं होते हैं, हल्का लाल दिखाई देते हैं। तो आरबीसी की मात्रा अधिक होने के कारण, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ज़रूरी है या तो हम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ा दें, या तो जो ऑक्सीजन का संवहन कर रहा है कौन, आरबीसी कर रही हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ा दें ताकि प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि ऑक्सीजन कमी हो जाती है ना, तो हमारी किडनी एक हार्मोन का निर्माण करती है, हम अंदर आरबीसी का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारी जो किडनी है ना, वो एक हार्मोन का निर्माण करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपाइटिन। और ये एरिथ्रोपाइटिन आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यही आरबीसी की मात्रा जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनमें अधिक होती है, और यही कारण है कि वो लाल दिखाई देते हैं, ठीक है, हल्का लाल रेडिश कलर के, ठीक है। आगे पॉइंट लिखा हुआ है, आरबीसी को काउंट करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अब आगे पॉइंट लिखा हुआ है, और मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आरबीसी, अब ऐसा नहीं कि 50 से 55 लाख आरबीसी हमारी एक दिन में, यानी कि 120 दिन में सबके सब एक साथ चली जाएंगी, मर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मतलब ये डेली काम होता रहता है, ठीक है। आज कुछ बनी, फिर जब 120 दिन पूरा हो गया तो फिर वो मर जाएंगी, फिर दूसरी, फिर ऐसे ये डेली काम चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए, जब मनुष्य की आरबीसी जो है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, यानी कि जब मान ली कोई आरबीसी है, वो उसका जीवन काल 120 दिन है, वो कंप्लीट हो गया, वो अगर मृत होगी यानी मर जाएंगी, तो वह एक विषैले पदार्थ का निर्माण करेंगे जिससे हमें हानिकारक चीज, मतलब हानि होगी हमारे बॉडी को। तो ज़रूरी है कि वो हमारे बॉडी से बाहर हो। तो होता क्या है कि जो ये आरबीसी हैं वो जाती कहाँ हैं, अपने कब्रगाह में जाती हैं। कब्रगाह इनका कौन सा है, वो है स्प्लीन, जिसे प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। प्लीहा या तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्प्लीन बोलते हैं या तिल्ली बोलते हैं, और यह प्लीहा बोला जाता है। अब ये जाती कहाँ है, तो प्लीहा में जाती हैं। फिर प्लीहा में होता क्या है, प्लीहा में गई तो वहाँ रहेंगी तो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो देखिए वहाँ होता क्या है कि जो आरबीसी हैं उनमें प्रेजेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो जब ये प्लीहा में जाती हैं तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है, जिससे एक पीले वर्णक का निर्माण होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम हमारे यूरिन के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो यूरिन का कलर होता है ना, वो स्लाइटली येलो होता है, हल्का पीला होता है। इसका कारण क्या है, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। और ये जो यूरोक्रोम है ये आया कहाँ से, तो यही जो आरबीसी हैं जब ये मृत हो जाती हैं, जब ये मर जाती हैं तो स्प्लीन में जाती हैं, और स्प्लीन में
आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो इस स्प्लीन में हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, यूरोक्रोम नामक वर्णक का निर्माण होता है। और ये जो यूरोक्रोम नामक वर्णक है ये कहाँ जाता है, तो ये हमारे यूरिन के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि मनुष्य की जो आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन होता है, और फ्रॉग की आरबीसी का जीवन काल यानी कि मेढक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि फ्रॉग की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 80 से 100, ठीक है। यानी कि 80 से बात करें तो 100 दिन इतना होता है। अब जो ये प्लीहा है या जिसे स्प्लीन बोलते हैं, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक का क्या काम होता है, वो क्या काम करती है, ब्लड को स्टोर करती है, यानी कि जब हमें आपातकालीन स्थिति हो तो हम ले सकें ब्लड, ठीक है, काम में आ सके। तो वही काम यहाँ पे ये स्प्लीन भी करती है, यानी प्लीहा भी करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बात यहाँ पे मैंने लिखा है स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी क्या होता है, देखिए जब यही स्प्लीन इसका साइज़ जब बढ़ जाता है तो जो शल्य चिकित्सक होते हैं, मतलब चीड़ फाड़ करने वाले, ठीक है, शल्य चिकित्सक क्या करते हैं, इसके साइज़ को कट कर देते हैं। तो वो जो कट कर देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लीनेक्टोमी, ठीक है। ये था हमारा रुधिर कणिकाओं में से एरिथ्रोसाइट के बारे में। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो एरिथ्रोसाइट है इसको आरबीसी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें रेड इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। उसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक उपस्थित होता है, पिगमेंट, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। आगे मैंने बोला कि इसका कार्य क्या है, O2 CO2 का संवहन करना। फिर आगे स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटे आकार की होती है, और साथ साथ में इसमें देखा जाए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होने के कारण इसमें अनाक्सी श्वसन होता है, ठीक है। अनाक्सी श्वसन का मतलब इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और अपवाद स्वरूप देखा जाए तो ऊंट और लामा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में रखिए, जब हम लोग ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलप होता जाता है वैसे वैसे हमारा जो न्यूक्लियस है ना ये गायब होता जाता है, ठीक है। आगे पॉइंट लिखा है आरबीसी का निर्माण क्या कहलाता है, एरिथ्रोपाइसिस कहलाता है। और इसका निर्माण होता कहाँ है, तो रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। रेड बोन मैरो जो है ना एक स्पंजी टाइप की सेल होती है, ठीक। आगे मैंने बताया कि संख्या अगर पुरुष में बात करी जाए तो 50 से 55 लाख, ठीक है, लाख पर mm³ होती है। अगर इसे मैं मिलियन पर mm³ में बोलूँ तो कितना होगा, तो होगा 5 से 5.5, ठीक है। और महिला की बात करें यानी फीमेल में कितनी होती है, तो 40 से 45 लाख पर mm³, ठीक है। और ये अगर मिलियन पर mm³ में बोलूँ तो कितना होगा, 4 से 4.5, ठीक है। अब आरबीसी की संख्या के बारे में हमने बताया, यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है, एरिथ्रोपिनिया नामक रोग होता है। एरिथ्रोपिनिया क्या है, इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसे सामान्यतः हम लोग एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनीमिया का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोपिनिया। पीनिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कमी होना, ठीक है। जैसे मान लो इसी के आगे मैं लगा दूँ लीकोपिनिया, मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी होना। थ्रोम्बोपिनिया बोल दो तो यानी प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना। तो समझ में आया चीज़ कि एरिथ्रोपिनिया कैसे नाम पड़ा इसका, ठीक है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यदि आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा, तो जो हमारा कलर होगा ना वो रेड दिखेगा। अब ये होता कैसे है, जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, मतलब वायु दाब कम होता है, जिससे क्या होता है हमारी किडनी प्रेरित होती है और वो एक प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपाइटिन। और ये करता क्या है, आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में गए पहाड़ों में गए और रेड हो गए फिर वापस आए फिर नॉर्मल हो गए, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस कम से कम कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो कम से कम 4 से 5 या बोल सकते हैं 5 से 6 महीने लग जाते हैं इसमें, ठीक है, तब ये होता है।
अब आगे मैंने बताया कि आरबीसी को काउंट करने वाला जो डिवाइस है यानी जो यंत्र है वो कौन सा है, तो वो है हीमोसाइटोमीटर। ठीक है। आगे बताया है कि मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन पूरा हो जाने के बाद ये आरबीसी जाती कहाँ है, तो ये अपने कब्रगाह में जाते हैं। नाम क्या है कब्रगाह का, तो वो है प्लीहा। ठीक है, जिसे तिल्ली या स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये वहाँ पर जाके करते क्या है, तो वहाँ पर जब जाती हैं तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन स्प्लीन में जाके विखंडित हो जाता है और निर्माण करता है एक पीले रंग के पदार्थ का, जिसका नाम है यूरोक्रोम। और ये यूरोक्रोम हमारे यूरिन के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो हमारा यूरिन है ना, उसका कलर हल्का पीला होता है। ठीक है। अब आगे मैंने बताया कि जो प्लीहा है उसको ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को स्टोर करता है। ठीक। आगे फ्रॉग में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 80 से 100 दिन होता है। ठीक है। आगे मैंने लिखा यहाँ पे स्प्लीनेक्टोमी क्या होता है, यानी कि जब ये होता क्या है, तो जब प्लीहा का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है तो जो शल्य चिकित्सक होते हैं वो उसको कट कर देते हैं, तो वही प्रोसेस कहलाता है स्प्लीनेक्टोमी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी से रिलेटेड। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। आगे जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स के बारे में होगा। ठीक है, पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, तब जाके हमारा ये ब्लड वाला पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है। फिर हार्ट्स के बारे में बात करेंगे, यानी पहले ब्लड के बारे में बात कर लेंगे कि ब्लड के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।